पीएम कैसा हो, जैसा हो, राष्ट्रीय ध्वज। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अगले साल लोकसभा चुनाव है, उससे पहले नीतीश कुमार ने पार्टी की अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को फूट से बचाने के लिए अध्यक्ष पद संभालने का फैसला लिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि लल्लन सिंह पार्टी में फूट डाल सकते थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभालने का निर्णय लिया। देश का पीएम कैसा हो, जैसा हो, राष्ट्रीय ध्वज। जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने लल्लन सिंह का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी प्रमुख के पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश का पीएम कैसा हो, जैसा हो, राष्ट्रीय ध्वज। बिहार की सियासत में आज उस खबर पर जिसमें लल्लन सिंह के अध्यक्ष पद छोड़ने और नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद संभालने की अटकलें लगाई जा रही थी, मोहर लग गई है। तीर चुनाव चिन्ह वाली पार्टी की कमान अब लल्लन सिंह के हाथ से छूट गई है और नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। इससे पहले बैठक में शामिल होने के लिए लल्लन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे थे। जेडीयू में तख्ता पलट की काफी समय से सुगबुगाहट चल रही थी। दिल्ली की बैठक में पहले से लिखी स्क्रिप्ट को मूर्त रूप दे दिया गया है। लल्लन सिंह ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में कहा भी है कि आने वाले समय में चुनावी सक्रियता बढ़ने के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि लल्लन सिंह पिछले कुछ महीने से आरजेडी और लालू यादव के ज्यादा करीब हो गए थे। उन पर यह भी आरोप लग रहा था कि वो नीतीश की बजाय लालू और तेजस्वी के लिए ज्यादा बैटिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को लेकर वो इंडिया गठबंधन में ठीक से माहौल नहीं बना पाए। पिछले 2-3 महीने में जेडीयू के कई सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार से लल्लन सिंह की शिकायत की थी। ऐसी भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान होने से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार जेडीयू के लिए अपना पक्ष ठीक से रख पाएंगे। अनुमान ये भी है कि लल्लन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी और संगठन को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। उनके बाद नीतीश कुमार के हाथों में पार्टी की कमान आने पर उनकी सम्मानजनक विदाई होगी। लल्लन सिंह लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त होना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट एएमवी नेटवर्क। देश का पीएम कैसा हो, जैसा हो, राष्ट्रीय ध्वज। अब ये फैसला तो ले लिया गया है, लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। जो सवाल हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरा मामला। लल्लन सिंह ने छोड़ा जेडीयू अध्यक्ष पद और इसके बाद कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। लल्लन सिंह ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव भी रखा। नीतीश कुमार को मिली जेडीयू की कमान, अब नीतीश के हाथ में है। लल्लन सिंह पर लग रहे हैं कई आरोप। लल्लन सिंह लालू प्रसाद यादव के करीब आ गए, ये आरोप है। नीतीश की वजह लालू के लिए कर रहे थे और लल्लन सिंह गठबंधन में भी हामी भरते हुए नजर आए। कई नेताओं ने लल्लन सिंह की शिकायत भी नीतीश कुमार से की। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ राकेश पोद्दार हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमराज राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू हैं। हेमराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हेमराज जी मैं आप ही के साथ करूंगा। हेमराज जी, बिहार की राजनीति को समझ पाना बहुत मुश्किल है, और अगर खास बात यह है कि अगर बात यहां पर अगर नीतीश कुमार की हो तो फिर उनके सामने देखा जाए तो राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, कोई कभी भी पाला बदल लेता है। आज जो फैसला लिया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। सर्वविदित है, मीडिया के सामने भी ये सारी बातें आ चुकी है कि हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने ये बात कह करके कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जिसमें हमें पूरा समय देना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पूरे देश में लोकसभा चुनाव में होनी है। इसको लेकर के उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा पत्र सौंपा पार्टी हित में, और कार्यकारिणी के बैठक में सभी नेताओं ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें जिम्मेवारी लेने की सलाह दी और जिम्मेवारी लेने की पेशकश की। नीतीश कुमार जी ने इसको बखूबी दल हित में, देश हित में स्वीकारा है, जो स्वागत योग्य बातें हैं। और नीतीश कुमार जी का, चूंकि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज, विपक्षी एकता के सूत्रधार, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के निर्माता है, और उन्होंने जो पहल की पूरे देश में सभी राज्यों में जो विपक्षी दल थे सबके साथ, सबके नेताओं के साथ मिल करके विपक्षी एकता बनाने की जोरदार मुहिम की, और जिसकी पहली बैठक पटना में भी हुई थी, और इस तरह से होते हुए चौथी बैठक दिल्ली में भी हो गई। अब सीट शेयरिंग की भी बातें चल रही है, और सीट शेयरिंग के बारे में भी कहा गया कि 3 सप्ताह के अंदर सीट शेयरिंग का मामला हम लोग क्लियर करें। सीट शेयरिंग होगा और 1-to-1 फार्मूले के आधार पर हम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, भाजपा के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चूंकि ये जो कदम उठाए हैं, देश की जनता जो भाजपा के कुशासन से पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुकी है, चूंकि देश में जब भाजपा सत्ता में आई थी 2014 में, उसने देश की जनता के सामने बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। उसने वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिया नहीं। उसने वादा किया कि हम महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा करेंगे, नहीं दिया। यहाँ तक कि महिलाएं जब रोड पर न्याय की भीख मांग रही थी, उनको न्याय देने के बजाय पुलिस ने बर्बर लाठियां बरसाई। उनका वादा था कि महंगाई पर हम 100 दिन के अंदर लगाम लगाएंगे। महंगाई पर क्या लगाम लगाया, देश की जनता ने देखा है। उसने वादा किया कि हम डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया को खड़ा करेंगे। क्या डॉलर का मुकाबले भारतीय रुपया को खड़ा किए? आज डॉलर का क्या स्थिति है, भारतीय रुपया का क्या औकात है, सबने देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जनता तबाह बर्बाद है। रोजगार के मामलों में हम ये कहें कि उन्होंने तो कहा कि 2 करोड़ देंगे हर साल लोगों को नौकरी, 9.5 साल में कितना दे दिए? ठीक है हेमराज जी, मंत्री का बयान है। वापस आऊंगा मैं आपके पास। राकेश पोद्दार, ठीक है, राकेश पोद्दार, सरकार ने पुलिस, ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास, जो देश के लिए आईना बनकर सामने खड़ा हो। ठीक, राकेश पोद्दार, आज जो हुआ सबके सामने है कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, कमान पहुंच गई नीतीश बाबू के हाथ में। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी में कमजोर हो रही थी, इस वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए सत्यम जी, जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है। इनके मामले में गठबंधन में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, और भाजपा मांग करती है, हम लोग मांग करते हैं कि दोनों सीटों पे सभी सीटों पे 40 सीटों पे चुनाव लड़ने का एक काम करें, हम इसकी मांग करते हैं। और दूसरी बात रही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मांग कर रही है कि जिस तरह ललन बाबू ने लालू जी के साथ मिलकर
मुख्यमंत्री जी को बर्बाद करने का संयोजक रोचा था, उसमें कहीं ना कहीं ये पूरा होने का काम इनका नहीं हो रहा है। दूसरी बात, लालू जी और ललन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सपना दिखाया था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और आपके संयोजक बनाऊंगा, उस सपने में कहीं पूरा नहीं हो रहे। तीसरी बात, बंगाल के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ममता बनर्जी, और चौथी बैठक में इस बात को प्रस्ताव रखते हैं सत्यम जी कि इनको प्रधानमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष को बनाया जाए, लेकिन उसमें भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपना नहीं पूरा होता है। और चौथी बात, एक कोशिश की गई ललन जी के द्वारा और लालू जी के द्वारा कि किस तरह तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 11 विधायक के साथ सत्यम जी इन्होंने किसी होटल में बैठकर मीटिंग की, लेकिन 11 विधायक से इनकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि 1/3 बहुमत चाहिए। इसीलिए 1/3 बहुमत नहीं होती तो नीतीश जी माननीय राज्यपाल जी को जाके अपना समर्थन वापस करते और कहते कि मेरे से बिहार की सत्ता नहीं चल पा रही है, विश्वास पात्र नहीं हो पा रही है। पांचवी बात, नीतीश जी सभी विधायकों को नमज पकड़ चुके हैं, सभी विधायकों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हारे पे चार्जशीट दायर करूंगा, तुम्हारे फाइल खोलूंगा। नीतीश जी ने धमकाने का भी काम किया। और हमारे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो रहा है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, यही ललन बाबू थे, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद 2014 में चुनाव हार गए और 2 सीट को मिला था। एक मिनट सत्यम जी, और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 17 सीट जनता दल यूनाइटेड ने जीता और 15 सांसद माननीय जी से बार बार कहते हैं, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से कि हमें मोदी जी के नाम पे हम लोग 17 सांसद जीत के आए हैं, 15 सांसद में खड़ा हूं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से चुनाव में जाना चाह रहे हैं। लेकिन ललन बाबू को ये सपना पूरा नहीं हो रहा है। ललन बाबू जी सपने में उप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, तो सपने में कहीं नहीं पूरा हो रहा और इनके घर की आग लगी हो, ये जाने इनका काम जाने। ठीक है निरंजन पोद्दार, बिहार की राजनीति बिल्कुल समझ से परे होती है। अगर खास तौर पर बात की जाए नीतीश कुमार की, ये पूरा जो समीकरण आज का रहा है पूरा बदला है, आपके चश्मे से अगर देखा जाए आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नीतीश बाबू के अंदर कोई डर था, उनको पार्टी में फूटन नजर आ रही थी? निश्चित रूप से बिहार प्रदेश वो है जहां से राजनीति की उत्पत्ति होती है, या यूं कहें कि बिहार की हवाओं के अंदर राजनीति होती है। और कहा जाता है कि बिहार के अंदर हर तीसरा बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी मां के पेट से राजनीति सीख करके पैदा होता है। यानी कि बिहार इतना, आप ये मान के चलिए, साइकोलॉजिकल रूप से राजनीति के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रदेश माना जाता है जी। अब मैं बात करता हूं आपके सवाल का। देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को जिगजैग राजनीति का मास्टर माना जाता है या जिगजैग राजनीति का खिलाड़ी माना जाता है, वो सर्वविदित है। और यहां तक भी कहा जाता है कि जेडीयू, यू का मतलब यू टर्न, और कभी ये किस टाइप का यू टर्न ले ले कोई, किसी को कोई भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से अभी आप ये मान के चलिए कि जो पहले से जो जिस चीज की आशंका थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं अंदर खाते कमजोर करने का प्रयास करेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर होगी। और जैसे सुनने में आ रहा है सत्यम जी कि लल्लन जी की जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ या तेजस्वी जी के साथ या लालू जी के साथ काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और नीतीश जी को जब इस चीज का पता चला तो आज जिस तरीके का इनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसके अंदर जो राजनीतिक समझ लीजिए एक्ट हुआ है, या यूं कहें कि जो राजनीतिक पैतरेबाजी नीतीश जी ने करी है, मेरा यह मानना है कि उन्होंने एक पंथ दो काज किया। पहली बात, उन्होंने आरजेडी को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी कि अंततोगत्वा मैं नीतीश कुमार ही हूं। और दूसरी बात, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया था और उसके अंदर उनको एक उम्मीद थी कि भाई मैं इसका राष्ट्रीय संयोजक बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री पद का एक विपक्ष का चेहरा बनूंगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर जिस तरीके से इनके मंसूबों पर पानी फिरा और कांग्रेस ने उस इंडिया गठबंधन को हाईजैक कर दिया। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए आज जिस तरीके से, क्योंकि सत्यम जी राजनीति के अंदर संकेतों की भाषा जो है ना वो बहुत मायने रखती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से इनकी जो राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग थी उसके बाद में एक सुर से
तमाम छोटे बड़े जेडीयू के नेता हैं, सबने जबरदस्त नारेबाजी की कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा हो। और उसके बाद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी केसी त्यागी जी, जो इनके बहुत वरिष्ठ नेता है, और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक पहले से ही हैं। और उसके बाद में जब उनको पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। जो विपक्ष के जो विचारों का जो संयोजक और प्रधानमंत्री पद होना चाहिए वो नीतीश जी पहले लिए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये संकेतों की भाषा है। इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी, जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे 8-10 सीटों के लिए फाइट कर रही थी और आरजेडी अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, आरजेडी कहीं ना कहीं 17, 18, 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती थी, और ये सोच रहे थे कि भाई जेडीयू उसके अंदर सैक्रिफाइस करे और अपनी सीटों को घटाए। और लेकिन जेडीयू इस चीज निश्चित रूप से इनका दावा बनता है, क्योंकि 16 सीटों पे ये ऑलरेडी वहां पे सिटिंग एमपी इनके हैं, तो 16 सीटों पे तो ये दावा कर ही रहे हैं। साथ में ये चाहेंगे कि 17 या 18 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़े, जैसे पिछली बार इनको 17 सीटों पे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। तो कहने का तात्पर्य ये कि नीतीश कुमार जी ने आज अपने एक राजनीतिक दांव से कई संदेश दिए हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा सत्यम जी, देखिए राजनीति के अंदर आप गठबंधन बना लेते हैं, आप संबंध बना लेते हैं, लेकिन सत्यम जी मेरा ये मानना है कोई भी संबंध, कोई भी गठबंधन, जब तक आप में परस्पर भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी और कहीं ना कहीं त्याग की भावना नहीं होगी, तो वो स्थिति होगी कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। और आप इस चीज को भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस चाकू से केक काटा जाता है, अगर उसी चाकू से नेक काटने का काम हो तो उसको भीतरघात की राजनीति कहते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है हेमराज जी, अब तो जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में है, तो क्या एनडी गठबंधन में अब नीतीश कुमार की धमक देखने को मिलेगी? सीट शेयरिंग को लेकर वो अपनी बात रख पाएंगे? अब देखिए, आपके सवालों का जवाब देने से कोई बता, उनके बयानों से तो हमें ये लगा कि ये राजनीतिक विश्लेषण की भूमिका नहीं बल्कि एक भाजपा प्रवक्ता की भूमिका में बैठे हैं। और हमें लगता है कि उनके पास ज्ञान का घोर अभाव है। जनता दल यूनाइटेड है, न कि जनता दल यूटर्न है। ये जरूर ज्ञान के अभाव में जी रहे हैं। और जो बयानों को तोड़ मरोड़ करके, केसी त्यागी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो पेश कर रहे हैं, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ज्ञान का अभाव हो सकता है, या नहीं तो दूसरा इनकी मंशा सही नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो इनका विश्लेषण आया वो सही नहीं। दूसरी बात में आपके जो सवाल थे, नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं, हम न संयोजक के दावेदार हैं और न प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो फिर इनके जहन में कहां से ये बात आ गई कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते थे, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की लालसा रखते हैं? आप ही के नेता कहते हैं। रिंकू सिंह का भी बयान सामने निकल कर आया था जब चौथी बैठक हो रही थी, उससे पहले वो ताल ठोकते हुए कह रहे थे कि उनके अलावा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता, सबके दामन में दाग है। बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। हर कार्यकर्ता के, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है, उनकी जिज्ञासा होती है कि उनके लीडर कितनी ऊंचाइयों पर जाए। और हमारे जो विधायक जी की बात की है, विधायक जी की भी जिज्ञासा हो सकती है कि उनके नेता कितनी ऊंचाइयों पर जाए। लेकिन कोई पोस्टर भी तो लगा दिए जाते हैं। दूसरी बैठक में तो पोस्टर लगा दिए गए थे। पार्टी का बयान तभी अधिकृत माना जाता है जबकि उसके लिए अधिकृत किसी व्यक्ति ने बयान दिया। अधिकृत व्यक्ति कौन हो सकते हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकते हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी बयान आते हैं, ठीक है, अब तो पूरा मौका है नीतीश कुमार के पास अपनी बात रखने का एनडी गठबंधन में। जो मैंने कहा, ठीक है सर, निरंजन पोद्दार, फिर इसके बाद मैं पहुंचूंगा राकेश पोद्दार के पास। ठीक है सर, निरंजन पोद्दार बात रखिए अपनी।
देखिए सत्यम जी, आरजेडी के प्रवक्ता मुझे लग रहा है नाहक ही नाराज हो रहे हैं। बाकी मैं इनसे एक सवाल मेरा पूछना चाहता हूं कि आप फिर ज्ञान का भाई आपको जेडीयू के प्रवक्ता है हम। हाँ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं जी। मैं जेडीयू के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं मैं जी, तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 2013 के अंदर गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ मिले, 15 के अंदर फिर वापस उन्होंने समझ लीजिए अपना यू टर्न लिया, फिर 2020 में फिर उन्होंने यू टर्न लिया। कहने का तात्पर्य क्या उन्होंने पहले पोस्टर लगाए थे? ये संकेतों की भाषाओं से ही तो पता चला कि नीतीश कुमार जी का अगला राजनीतिक पैंतरा क्या है। तो तमाम वो सारी चीजें जो है विश्लेषक लोग या राजनीतिक लोग या राजनीतिक जो पत्रकार या जर्नलिस्ट हैं वो कैसे पता चल, उनको कैसे अंदाजा लगाते हैं? वो ऐसे ही तो अंदाजा लगाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी एनडीए के अंदर, सॉरी इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई और उसके अंदर जब खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया ममता बनर्जी के द्वारा, तो क्या नीतीश कुमार जी उस चीज से असहज नहीं हुए? क्या उनको नाराजगी नहीं हुई? उनका बयान नहीं आया उस बारे में? तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल और केवल आप आकर के दूसरों की तरफ जब उंगल करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव की कमी या आपकी विचारों या आपकी नियत के अंदर जो फर्क है उसकी कमी स्वयं में पहले आप झांकें, क्योंकि आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों से मैं नीतीश जी की राजनीति को देखता आया हूँ, उसके ऊपर लिखता आया हूँ, उसके ऊपर विश्लेषण करता आया हूँ। मैं अपने अनुभव और अपने विश्लेषण के हिसाब से वो चीज बता रहा हूं। आप इसके अंदर इतना व्यक्तिगत होने का मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बनता नहीं है सत्यम जी। ठीक है राकेश पोद्दार, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश पोद्दार, केसी त्यागी का जो बयान सामने निकल कर आया अभी अभी हाल में, उन्होंने कहा राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। तो क्या नीतीश कुमार का स्वागत आप एनडीए में करेंगे फिर? क्योंकि देखिए सियासत में तो यही चलता है, राजनीति में निरंजन पोद्दार की कोई किसी का दुश्मन दोस्त नहीं होता, कभी भी हाथ मिल सकते हैं। देखिए सत्यम जी, आपने बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा पूछा और कहा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने आज कहा दिया कि इन लोगों के लिए दरवाजा बंद है और हम लोग 40 के 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन बड़ी मुस्तैदी के साथ बिहार में आए। हम बिहार नहीं पूरे देश में जीतने का काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारे अमित शाह जी मधुबनी के चुनाव प्रोग्राम में एक रैली में कहा कि तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो तेल और पानी सही में एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कहा कि मैं इनको कंधे पे बैठाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने 18 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को कंधे पे बिठाया सत्यम जी, और उसके बाद हम लोग ने इनको रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, जंगल राज के खिलाफ इनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने जंगल के राज के साथ आज बिहार में सत्ता संभाल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, मैं समय की कमी आप ही से मैं सवाल करूंगा राकेश पोद्दार। अभी तक आप लोग कहते रहे जेडीयू को कि 3 नंबर की पार्टी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जब तक लल्लन सिंह के हाथ में ये कमान थी। लेकिन अब तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में आ गई। ऐसे में तो आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी आगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार वो राजनीति करते हैं जो किसी के दिमाग में नहीं आती है। वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, किसी को कुछ नहीं पता चलता। देखिए सत्यम जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। हमारे पास बिहार के अंदर 58% वोट है और हम लोग जब चुनाव मैदान में जाएंगे ना तो परसेंटेज को बढ़ाएंगे, 65 पे ले जाएंगे। उसकी बात छोड़ दीजिए, और 40 का 40 सीट जीतेंगे। और मैं एक चीज सत्यम जी और अच्छी बात बताना चाह रहा हूं आपको आज, और हेमराज जी बैठे हुए हैं। आज नीतीश कुमार जी का जो दुर्दशा बिहार के अंदर लालू जी ने किया, ललन जी ने किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने G20 पे सभी देशों के राष्ट्रपति आए, सभी देशों के प्रधानमंत्री आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भोजन पे बुलाया गया। भोजन पे बुलाने के उपरांत इन सभी लोगों से मिलवाए, सभी देशों के राष्ट्रपति से मिलवाए और कहा, विश्व के पटल पे रखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जो परिवारवाद से अलग हैं, वंशवाद से अलग हैं, लेकिन बिहार में इन्होंने काम किया है। इनका मान और सम्मान बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं छोड़ी, इनको कंधे पे बिठाया। आज इनके पास 42 या 43 विधायक हैं, फिर भी हम लोगों ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि वो मेरे अभिभावक हैं और हम चुनौती देते हैं। अगर आप साथ आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या आप लोग? देखिए, हम लोगों ने पहले कहा इनके लिए दरवाजा बंद है, नहीं माना कि
माना कि x = 0 होता है ना गणित में, अगर मान लिया जाए आ जाते हैं तो कब मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? देखिए बिहार में ना 13 करोड़ जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। 2020 में बिहार की जनता ने 13 करोड़ जनता ने वोट दिया था, लेकिन जनादेश इन्होंने खत्म करके आज जंगल राज के साथ। ठीक है सर, समय की कमी है, मैं हेमराज जी के पास पहुंचूंगा। हेमराज जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी बोल रहे थे जी। उन्होंने G20 बैठक की चर्चा की। पूरे देश में सिंगल एक व्यक्ति नीतीश कुमार, जिसको बाइडेन ने क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी थी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बार बार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चले जाएंगे, तो एनडीए की क्या भूमिका होगी, बीजेपी क्या मुख्यमंत्री के लिए स्वीकार करेंगे। मैं पहले ये कह रहा हूं, मैं पूछता हूं सभी लोगों से कि नीतीश कुमार ने क्या कभी कोई बयान दिया या कोई आवेदन दिया मोदी जी के पास या अमित शाह जी के पास या भाजपा के किसी कार्यालय में कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए? ठीक है सर। देखिए सारी बातें हैं, दरअसल एक जो मूल बातें है कि जनता का मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कोशिश होती रही है कि जनता की जो मूल समस्या है, जो जनता का ध्यान मूल समस्या पे आओगे तो बहुत समय लग जाएगा हेमराज जी। अब मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, देश तबाह है महंगाई से, 67 साल का समय क्या बोलते हैं? अरे भैया क्या बोलते हैं? मोदी जी की गारंटी है 3 राज्यों में हम लोगों ने साढ़े 9 साल के अंदर क्या बात बोलते हैं हेमराज जी? ठीक है सर, समय इजाजत नहीं देता है, माफी चाहते हैं आप तीनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि जेडीयू में बड़ा फेरबदल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ है। लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार ने कमान संभाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के तर्कस से अब कौन सा तीर निकलने वाला है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क। देश का पीएम कैसा हो? राष्ट्रीय